वेलकम टू माय शो। थैंक यू, थैंक यू। 1981 में जी जब आपने इंडियन टेलीकॉम सर्विस को ज्वाइन किया था, जी। तो क्या सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे, सीएमडी बनेंगे एक दिन? नहीं, उस समय तो ये नहीं सोचा था, परंतु जब हमने शुरुआत की, इस तरह की कल्पनाएं पेरेंट्स किया करते हैं, तो वो हमेशा ये सोचा करते थे कि जिस डिपार्टमेंट में हो, मैं चाहता हूँ कि आप उस डिपार्टमेंट के सर्वोच्च पद पर पहुँचो। शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि या ब्लेसिंग्स है कि आज मैं इस पद पर पहुँच सका। तो आईएएस आईपीएस में जाने का मन नहीं हुआ कभी उस समय? नहीं, देखिए, वहाँ पर उस समय जो एग्ज़ाम्स दिए जाते थे, तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी दिया जाता था और सिविल सर्विसेज का भी दिया जाता था। तो सिविल सर्विसेज के भी कुछ एग्ज़ाम्स हमने उसमें अटेम्प्ट किया था, परंतु उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। इंदिरा गांधी जी का उस समय डेथ हो गई थी, तो हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए और उसमें उसका तारतम्य बिगड़ गया। तो वो तो रास्ता अधूरा रह गया, पर ये वाला इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला आगे बढ़ गया। तो 35 साल के कैरियर में सीएमडी तक कैसे पहुंचे धीरे धीरे? देखिए, मैंने सबसे पहले शुरुआत तो की थी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन का जब रिज़ल्ट आया, तो फिर मैंने यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और फिर यहीं पर धीरे धीरे एसडीओ फ़ोन से लेकर के डिविज़नल इंजीनियर से लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया। बीच में एक 5 साल का एक ऐसा समय आया कि जब मुझे ज़िम्बाब्वे भी जाना पड़ा, तो वहाँ पर भी जाके मैंने ज़िम्बाब्वे में भी अपनी टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं दी। फिर डीओटी, फिर डीटीएस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, फिर बीएसएनएल, इस तरह से आते आते आज बीएसएनएल में मैं पहुँच पाया। तो ये जो सीएमडी का आपका असाइनमेंट मिला, तो क्या मेरिट से हो गया और समबडी प्लेड एज ए गॉडफादर? अब मैं तो यही कहूँगा कि मैं जब था, मैंने बहुत प्रयास करता था। ये जो सिलेक्शन होता है, ये पीएसईबी के थ्रू होता है। 10-12 इंटरव्यू में नहीं हो पाया। अंतिम इंटरव्यू में जब देने मैंने गया, तो फिर मेरा बोर्ड में सिलेक्शन हुआ मोबाइल सर्विसेज के डायरेक्टर के हैसियत से, और उसके 1 वर्ष के बाद फिर सीएमडी का जब इंटरव्यू निकला, तो उस समय भी इस तरह से मैंने इंटरव्यू दिया और फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। तो आई थिंक मेरिट हैज़ प्लेड इट्स पार्ट, एंड दैट प्रोबेबली ascertains that in this system merit has its role to play. तो अभी तक का जो टेन्योर रहा है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका बीएसएनएल में क्या रहा है, क्या सोचते हैं आप? 2012 में हम लोगों ने अपना जो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला था फिर से शुरू किया, और फिर जब उसी के दौरान मैंने फिर भारत संचार निगम लिमिटेड में बोर्ड में कमान संभाली, और तब उसके बाद फिर से बीएसएनएल को धीरे धीरे पटरी पर लाने का प्रयास किया। तो इक्विपमेंट भी आए, कुछ हमने हमारे एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, उन लोगों को भी साथ में लेकर, उनके मन से भी, अंदर से भी आवाज़ आई कि अब आगे बढ़ना है, तो हमको काम करना होगा। तो हमारा जो फाइनेंशियल्स थे वो भी घटते जा रहे थे, और 13-14 में हम लोग नेगेटिव हो गए थे। मतलब इवन हमारा जो ऑपरेशनल प्रॉफिट था, या जिसको एबिटा कहते हैं, वो हमारा -691 करोड़ था। परंतु उसके बाद अगले वर्ष में हम लोगों ने सब ने मिल के उसको रिवाइव करते हुए एबिटा पॉजिटिव किया 672 करोड़, और 15-16 वर्ष के दौरान इसको बढ़ा के 3855 करोड़ के एबिटा पॉजिटिव में हम लोग आए। और पिछले वर्ष में भी, जो कि बहुत ही एक्यूट कंपटीशन का है, कट थ्रोट कंपटीशन का समय था, सितंबर में एक नए ऑपरेटर ने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में कदम रखा था, पर इस पिछले वर्ष के दौरान भी अभी हमारे आंकड़े आना शुरू हुए हैं, और लगता है कि हम फिर और आगे बढ़ेंगे, और हमारा रेवेन्यू उसके पहले वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है, एबिटा भी और आगे बढ़ने की संभावना है। तो जो रिवाइवल का फेज़ शुरू हुआ, वो उसका श्रेय हमारे सभी कर्मचारी अधिकारियों को जाता है कि उनके अंदर से ठीक करने की, अंदर से आगे बढ़ने की जो आवाज़ निकली, जिसके कारण अब हम लोग रिवाइवल फेस में हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ, घाटे से एकदम से इतने बड़े प्रॉफिट में आप आ गए? देखिए, सबसे पहले जैसा ये है कि निर्णय लेने में बहुत सारे हम लोगों के यहाँ पर बातें इसीलिए फेल हो जाती हैं, असफल हो जाते हैं कि समय पर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो एक निर्णय लेने की जो व्यवस्था थी, हमारा एक मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बीएसएनएल बोर्ड होता है, उसमें हमारे जितने भी निदेशक गण रहते हैं, सब लोग, हम लोग यही सोचते हैं कि जल्दी से निर्णय लेके उस पाथ पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि
इस कंपटीशन के युग में अगर निर्णय लेने में थोड़ी सी देरी हो जाती है तो मार्केट आपका इंतज़ार नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता है। फ़र्ज़ करिए कि अगर किसी प्राइवेट ऑपरेटर ने कोई टैरिफ लॉन्च किया है या कोई नई स्कीम निकाली है, तो उसको आपको अगले दिन ही उसको टैरिफ को मैच करके मार्केट में या टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखनी पड़ेगी। उसके अलावा उपकरणों को भी जो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स उपकरण होते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल का अलग है, लैंडलाइन का अलग है, ब्रॉडबैंड का अलग है, और इन सारे जो वर्टिकल्स हैं उनको चलाने के लिए कोर इक्विपमेंट अलग है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की भी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने वो निर्णय लेके PSNL बोर्ड के सभी निदेशक गणों ने मिलकर और हम लोगों ने समय पर निर्णय लेके अब उसको उपकरण की व्यवस्था की, आने लगे उपकरण और लग गए। और इसके साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग भी जो एक हमारे विभाग में काफ़ी पीछे हम लोग जा रहे थे, सेल्स एंड मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान फोकस नहीं था। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड की सिमें बिकना भी शुरू हो गई। और आप ये देखिए कि एक आंकड़ा जिससे किसी कंपनी के बारे में जाना जा सकता है वो MNP कहलाता है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में बाहर से दूसरे प्राइवेट ऑपरेटर से कितने मोबाइल धारक आ रहे हैं और आपके यहाँ से कितने निकल के जा रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड में ये आंकड़ा हमेशा से पिछले 7-8 सालों से निगेटिव बना रहा, माने हमको छोड़ के जाने वाले ज़्यादा थे। पिछले 3 वर्षों के दौरान हर वर्ष में MNP पॉजिटिव बन गए, मतलब हमारे यहाँ जो दूसरे प्राइवेट ऑपरेटर्स को छोड़ के हमारे यहाँ आने वालों की संख्या ज़्यादा थी और हमारे यहाँ से जाने वालों की संख्या कम थी। तो वी बिकेम MNP पॉजिटिव इन लास्ट 2-3 ईयर्स। तो इस तरह से आगे बढ़े, कर्मचारियों अधिकारियों के मन से अंदर से आवाज़ आई और हम लोगों ने सही निर्णय लिए, सही समय पे उपकरण भी आ गए और एक पूरा वातावरण भी ऐसा बना कि इसमें ऐसा समझ लीजिए कि नॉन इंटरफेयरिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वाज गिवन टू अस, फॉर विच वी आर इंडेटेड टू द सिस्टम एंड द गवर्नमेंट हियर, कि ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि जिसमें कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम ये निर्णय लेने के लिए किसी से पूछें या किसी से चर्चा करें। अगर वो निर्णय सही है तो उसमें किसी ने भी हम लोगों को उस निर्णय में लेने में कोई रोक टोक नहीं लगाई। मंत्रालय का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता था ऐसा? नहीं जी, बिल्कुल। मैंने जो हमारे जो बोर्ड इंडिपेंडेंट बोर्ड है, हम सारे निर्णय खुद ही ले लेते हैं। मंत्रालय हमेशा उसको एक ओवरऑल गॉडफादर की हैसियत से हमारे परफॉर्मेंस को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता है। यहाँ तक कि आजकल मंत्री जी स्वयं मीटिंग लेते हैं, मतलब लगभग हर हफ्ते 10 दिन के अंदर एक मीटिंग उनकी हो जाती है जिसमें वो पता कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग का जो सिलसिला है वो तो बरकरार है, पर निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी इनपुट या आउटपुट देने का कोई भी हम लोगों को ऐसा कभी भी मौका नहीं लगा कि हम कोई लेना चाहते हैं निर्णय, उसमें कोई रोक टोक लगी हो। सुना है कि अभी जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं मनोज सिन्हा काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी प्रैग्मेटिक हैं, तो हाउ यू रेट हिम एज द टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, दैट ही इज़ ऑलरेडी इंजीनियर हैं, BHU के पास आउट हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की हुई है, तो उनको समझने में बहुत देर नहीं लगती, जल्दी से ही वो ग्रास्प कर लेते हैं। और जो अपनी मीटिंग्स वगैरह रहते हैं उसमें अपने बातें भी रखते हैं, बताते भी हैं इसको कैसे करना चाहिए। स्पेशली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जैसे भारत नेट का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में ये उनका ही योगदान है कि आज भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है आज गांव-गांव में पहुंच रहा है। 2,50,000 में से 1 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर के केबल को या ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाना है और वो समय रहते उसको पहुंचा दिया गया है। अब उसके साथ साथ उसमें ब्रॉडबैंड की और इंटरनेट की सेवाएं भी उसमें से चालू होना शुरू हो गई हैं और वो तभी संभव हो पाया है जबकि उसकी मॉनिटरिंग उनके ही लेवल पे हुई। उन्होंने हमेशा मीटिंग लग के कभी कठोरता से, कभी एनकरेज करके इस तरह की मीटिंग ली और भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका लगभग 80% योगदान भारत नेट में है, उसके अलावा PGCIL और रेलटेल भी शामिल हैं, हम सब ने मिलकर काम किया और उसकी योजना को सफल बनाने में आगे बढ़ा है। तो 25,000 गाँव को कोई कनेक्ट करने की योजना पे आप काम कर रहे हैं, वो क्या प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल। तो जबकि भारत नेट की योजना चल रही है जिसमें 1 लाख ग्राम पंचायत प्रथम चरण में कनेक्टेड होना प्रस्तावित हैं, जो कि हो रही हैं, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। हम लोगों ने ये देखा कि भारत संचार निगम लिमिटेड के 25,000 जो रूरल एक्सचेंजेस में हमारे एक्सचेंजेस लगे हुए हैं रूरल एरियाज़ में,
ऑप्टिकल फाइबर से पहले से ही कनेक्टेड है। तो ये व्यवस्था की गई कि जो जहाँ पर पहले ही ऑप्टिकल फाइबर पहुँच चुका है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्यों ना उस ऑप्टिकल फाइबर को का फ़ायदा उठाते हुए उन टेलीफोन एक्सचेंजेस में ही एक वाईफाई लगा के इंटरनेट की कनेक्टिविटी को और ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को रूरल एरिया में पहुंचाया जाए। अगले 6 महीने में इन 25,000 गाँव में वाईफाई की व्यवस्था करनी है। वी आर ऑलरेडी ऑन ट्रैक। और ये जो हमारे हॉटस्पॉट लगेंगे, इस तरह के हॉटस्पॉट लगेंगे कि वो मोबाइल नेटवर्क से भी जुड़े रहेंगे, अर्थात कि मोबाइल का भी कोई धारक जब 2G 3G से उन वाईफाई हॉटस्पॉट की एरिया में पहुंचेगा तो उसका डेटा सेशन सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसको यूज़र नेम और पासवर्ड अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है, वाउचर अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसका डेटा सेशन अपने आप उसमें और बड़ी तेज़ गति से वहाँ पर उसको इंटरनेट पहुँचने लगेगा। अगर वो हमारा मोबाइल धारक नहीं है तो वो आके उस क्षेत्र में आके हमसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। ये सुना रिमोट एरिया के लिए मंत्री जी ने कोई सेटेलाइट सेवा शुरू करवाई है अभी जी। ये एक इनमार एक कंपनी है जिसके द्वारा सैटेलाइट बेस्ड सर्विस दी जाती है, पूरे विश्व में दी जाती है और हिंदुस्तान में भी वो दी जा रही है। इसको इस समय डिफेंस फोर्सेस और जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। और अभी तक उसका जो गेटवे था वो भारत के बाहर लगा हुआ था। तो 2-3 साल पहले जब सोचा गया कि अगर गेटवे भारत के बाहर लगेगा तो उससे जो बातें होती हैं उसको किसी तरह से उसको सुना नहीं जा सकता, या लॉफुल इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको टैप नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। तो उसके गेटवे को भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रांगण में लगा के एक नई शुरुआत की गई कि अब जो सैटेलाइट फ़ोन दिया जाएगा वो BSNL के थ्रू दिया जाएगा। तो 30 जून को वो सिस्टम ख़त्म हो रहा है और 1 जुलाई से अब BSNL के माध्यम से सैटेलाइट टेलीफोन दी जाएंगे। अब उसका दूसरा चरण भी आएगा। उस दूसरे चरण में न सिर्फ वॉइस बल्कि डेटा सर्विसेज भी दी जाएंगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि धीरे से वो कनेक्टिविटी एयरलाइंस में भी पहुंच जाएगी। तो आप अगर एयर इंडिया से या किसी भी अन्य एयरलाइंस से अगर ट्रैवल करते हैं, जैसे विदेशों में हैं, आपको इंटरनेट की सुविधा उस ट्रैवल करते दौरान भी मिल जाएगी, या शिप्स में आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त उसमें एक ऐसी भी सुविधा है कि आगाह कर सकती है पहले से। अगर कोई मछुआरा है उसमें भी ऐसे सिस्टम लगाए जा सकते हैं कि मछली पकड़ते पकड़ते अगर वो किसी दूसरे देश की सीमा के आसपास पहुंचने लगा तो उसी सैटेलाइट के जरिए उसको तुरंत वार्निंग दी जा सकती है। तो ऐसे 2-3 उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, इम्पॉर्टेंट उसके जो डायमेंशंस हैं उसको हम लोग चालू करने जा रहे हैं। प्रथम चरण में वॉइस और अगले 2 वर्षों के दौरान डेटा और इमरजेंसी सर्विसेज भी हम उसको लागू कर रहे हैं। तो अगले 2 साल के लिए क्या रोड मैप है, क्या विज़न है? देखिए, BSNL पहले घटते घटते 6वें नंबर पे पहुंच गया था, फिर हम अभी 3रे नंबर पे आए। अब रिलायंस जियो के आने के बाद कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। वी आर नंबर 4 ऑपरेटर। तो जहां तक कंपटीशन का प्रश्न है कि हमारा भारत संचार का अस्तित्व 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो वो अन्य सभी टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ मिलके उनसे कॉम्पीट करते हुए, उनके साथ टैरिफ को मैच करते हुए दूरसंचार की सेवाएं दे और अपना राजस्व कमाए। और दूसरा, एज एन एक्सटेंशन नाम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक एक्सटेंशन नाम बन के सरकारी क्षेत्र से जो बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं जो कि उन जगह ले जाए जाने ज़रूरी हैं जहाँ पर कोई प्राइवेट ऑपरेटर पहुँचता नहीं है। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, देश के 10 राज्य ऐसे थे जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ में मोबाइल की सेवाएं नहीं थी और वहाँ कोई प्राइवेट ऑपरेटर भी जाने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि BSNL भी नहीं जा पाया था। इसीलिए क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, उसके अतिरिक्त बहुत वो दूर दराज के इलाके थे। तो भारत सरकार की एक योजना बनी कि वहाँ ऐसे इलाकों में लगभग 2199 टावर लगा के उन क्षेत्रों में मोबाइल की सेवाएं पहुँचाई जाएँ, जिसके 2 फ़ायदे हों। एक तो वहाँ पर मोबाइल की सेवाएं पहुँचें और दूसरी नक्सल प्रभावित उस एरिया में जो उससे CRPF और जितनी भी एजेंसीज़ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो उससे जूझ रही हैं, उनको भी अपना एक्टिविटीज़ करने में सहायता मिले और उनके जवान वहाँ जो तैनात हैं वो भी कनेक्टेड रहें। जियो के कारण से प्राइस वॉर शुरू हो गया, इसमें BSNL कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, जियो सितंबर में जियो ने अपना नेटवर्क लगाया और बहुत ही विशाल विस्तृत नेटवर्क लगाया, बहुत बड़ा कैपेक्स लेके वो मार्केट में आए और उन्होंने जो कंपटीशन का जो लेवल है वो बिल्कुल एक अपस्केल कर दिया और उसके साथ साथ टैरिफ भी ऐसे लेके आए कि वो टैरिफ बहुत ही टू द ग्राउंड थे, ऑलमोस्ट
चीपेस्ट टैरिफ जिसको कहा जा सकता है वैसे टैरिफ थे। तो हम लोगों ने स्ट्रेटजी ये बनाई कि इस समय जबकि मार्केट बड़ा डिस्रप्टिव हो गया है, जियो के आने से सभी लोग एक टैरिफ वार जैसा छिड़ गया है और टैरिफ बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, तो इस समय आवश्यकता ये है कि अपने कस्टमर पे ध्यान दिया जाए। अगर रेवेन्यू पे पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो शायद ना रेवेन्यू बचेगी ना कस्टमर बचेगा। तो हम लोगों ने स्ट्रेटजी ये करी कि कस्टमर को पकड़ने की, उपभोक्ताओं से को अपने साथ समाहित रखने की आवश्यकता है। तो उनकी सेवाओं के प्रति हम लोगों ने नई स्कीम लगा के उनकी जो परेशानियां हैं उनको जल्दी से दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जो उनका टैरिफ था, तो वी मेट द टैरिफ बाय टैरिफ। सो वी डिसाइडेड कि जो भी टैरिफ आएगा वो हम लोग उसको मैच करेंगे, ना सिर्फ मैच करेंगे बल्कि उसको थोड़ा नीचे भी लेके आएंगे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि इस तरह का जो टैरिफ आ गया है उसको मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट है, परंतु भारत संचार निगम लिमिटेड ने किया। 22 जून को टेलीकॉम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है सारे टेलीकॉम ओनर्स की, ऑपरेटर्स की। ये जो प्राइस वॉर है जियो का, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या लगता है कोई सोल्यूशन निकल जाएगा? देखिए, इसका सिलसिला शुरू हो गया है, एक ग्रुप बनाया गया है। आप अगर देखें तो इस इंडस्ट्री में लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए का डेट हो गया है। उसके अलावा उसके साथ साथ ये कंपटीशन, तो स्ट्रेस तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में आ गया है। तो उस स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है, इस संबंध में सरकार ने एक कमेटी बना दी है, उसमें प्रयास चल रहा है। और इस कमेटी की जब रिपोर्ट बन जाएगी उसके बाद ऐसा मेरा मानना है कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं सबको बुला के इस विषय में विचार करेंगे कि सरकार क्या कर सकती है। शायद लाइसेंस फ़ी या स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस में थोड़ी कमी करे तो हम लोगों को थोड़ी सहूलियत हो। उसके अलावा आप सबको बिठा के ये भी व्यवस्था की जा सकती है कि एक लेवल का टैरिफ बना रहे ताकि जिसमें सस्टेनेंस रहे, सबको ही एक साथ चलने की व्यवस्था रहे। तो ऐसा शायद होना संभव है। क्या लगता है बैंकों ने जो लोन दिया हुआ है टेलकोस को, कहीं डूब तो नहीं जाएगा इस सारे क्राइसिस में कहीं? देखिए, बाकी लोगों का तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें रेजिलियंस है, अभी तक तो ऐसा नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड का जहाँ तक प्रश्न है, वी आर द लीस्ट डेटेड कंपनी इन द होल इंडस्ट्री। जहाँ एयरटेल का डेट लगभग 75-80 हज़ार के करोड़ हैं, जो कि इंटरनेट पे जो आंकड़े उपलब्ध हैं। बाकी सब प्राइवेट ऑपरेटर्स का भी जो डेट है वो 50 हज़ार के आसपास है, 60 हज़ार के आसपास है। भारत संचार निगम लिमिटेड का डेट सिर्फ 3,500 करोड़ है, एंड दैट टू ऑन द टॉप लाइन ऑफ ओवर 30,000 करोड़। सो वी आर द लीस्ट डेटेड कंपनी। हमारे साथ तो आज उल्टी बात होती है कि बैंक्स आर ईगर टू गिव लोन टू BSNL फॉर आवर डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो हमारा जो लोन है उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा एक हमारा एक्सपोजर है डेट का, पर बाकी इंडस्ट्री का एक्सपोजर ज़्यादा है। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी अभी घबराने की बात है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रेजिलियंस भी बहुत है। ग्रोथ हो रही है, जब ग्रोथ फेज़ होता रहता है तो रेजिलियंस होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बैंकों को कोई तकलीफ आएगी, पर ये जो स्ट्रेस है इससे ज़रूर निपटने की ज़रूरत है। ये जो मर्जर की बात चल रही है MTNL BSNL, क्या सोचते हैं? देखिए, BSNL और MTNL का मर्जर दोनों कंपनी के लिए लाभदायक है, ख़ास तौर से BSNL का, क्योंकि किसी भी हम लोग नेशनल कंपनी हैं परंतु हमारा अस्तित्व मुंबई और दिल्ली में नहीं है। तो कोई भी कंपनी अगर अपनी कोई योजना बनाती है, अगर उसमें मुंबई और दिल्ली हटा दिया जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मर्जर से मोबाइल के क्षेत्र में और एंटरप्राइज बिजनेस के क्षेत्र में, एंटरप्राइज बिजनेस में भी जितने भी देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके हेडक्वार्टर या तो मुंबई में है या दिल्ली में है। तो अब उनसे बात करने के लिए हमको MTNL के थ्रू जाना पड़ता है। तो मर्जर तो दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है और होना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मर्जर ऑफ ऑपरेशन, सिनर्जी, इस तरह की बातें होनी चाहिए और शायद इस दिशा में कार्य भी चल रहा है। पर उसके साथ साथ MTNL पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी स्ट्रेस में रहा है और अपने वो नेटवर्क में कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाया, और उसके साथ साथ उसका जो डेट है वो लगभग 20,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वो 20,000 का करोड़ का जो डेट है वो मात्र 3,000 करोड़ की टॉप लाइन के ऊपर है। तो वो डेट जो है वो हम लोगों का ऐसा मानना है कि दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय समबडी, दैट शुड नॉट बी पास्ड ऑन टू द मर्ज एंटिटी। वरना ये होगा कि जैसे ही मर्जर हुआ और उस डेट के साथ आ गया तो पहले दिन से ही वो जो मर्ज्ड एंटिटी बनेगी वो पहले दिन से ही सिक कहलाई जाएगी कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, कितना सारा डेट लेके कैसे आगे बढ़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल इंडिया कैंपेन है, इसमें क्या रोल है आपका?
देखिए, जुलाई 2015 में सबसे पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने की थी और सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में उसने अपना योगदान दिया। और इस डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाए और उस ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चले, जैसे मैंने बताया था भारत नेट। तो भारत नेट के प्रोजेक्ट के जरिए सब गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाई जा रही है, वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा रही है और भारत संचार निगम लिमिटेड का उसमें विशेष योग है कि लगभग 80% कार्य हम लोग ही कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो BSNL अपने स्वयं के रिसोर्सेज से वाईफाई का हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि देश के कोने कोने में हम लोग पहुंच रहे हैं और वाईफाई के ज़रिए, जैसा अभी आपने बताया कि 25,000 जो हमारे ग्रामीण के एक्सचेंजेस हैं वहाँ आपको वाईफाई लगाना हमने शुरुआत की है। तो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में भारत संचार निगम लिमिटेड की एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है और मेरा ऐसा मानना है कि डिजिटल इंडिया देश को बदलने का ही एक मंत्र है, देश को बदलने की एक तरकीब है और BSNL उसमें अपना पूरा रोल निभा रहा है और आगे भी निभाएगा। ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, इसका कोई इम्पैक्ट आपके डेवलपमेंट पे कोई? शुरू में उसका इम्पैक्ट थोड़ा आया था कि जैसे ही जिस महीने में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, क्योंकि सब लोगों का अटेंशन डीमोनेटाइजेशन से निपटने में चला गया था, तो BSNL का या सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जो एक्टिविटीज़ थी उसमें थोड़ी सी रुकावट आई। पर BSNL को मेरा ऐसा मानना है कि उससे थोड़ा फ़ायदा ही मिला। वो इसीलिए क्योंकि पहले महीने को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद से ये जितना भी कैश ट्रांसैक्शन था वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन में बदल गया और उसी समय कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हुई कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलके एक मोबाइल वॉलेट की व्यवस्था की। अब मोबाइल वॉलेट जो मोबी कैश के नाम से जाना जाता है वो आगे बढ़ रहा है और जो मोबाइल वॉलेट थे उसके साथ हम लोगों ने टाई अप करके इस और कैशलेस ट्रांसैक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश करी। तो आज हमारे पास से जो प्रॉब्लम शुरू में आई थी वो अब घट के अब उससे फ़ायदा ही होने लगा है, क्योंकि जो पैसा है वो जल्दी मिलने लगा है। पैसा मिलने के लिए किसी को लंबी लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता है। कैश को जो मैनेज करना था वो हमको अब आसान हो गया है। हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर में कैश जमा होता था, फिर उसको बैंक में ले जाया जाता था, अब सीधे सीधे ट्रांजैक्शन बैंक में चला गया है। तो बेसिकली डीमोनेटाइजेशन के बाद शुरू का एक आध महीना छोड़ दिया जाए, उसके बाद तो BSNL को उसमें फ़ायदा ही हुआ है। शुरू में लोग मजाक क्या करते थे BSNL के लिए कि भाई ये तो नहीं लगेगा, तो क्या अब एक्चुअल में ये कस्टमर फ्रेंडली हो गया है BSNL? बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों हमने अपने मोबाइल के क्षेत्र में जो नए उपकरण लगाना शुरू किए हैं, लगभग 40,000 BTS लगा चुके हैं और लगभग उतने ही BTS अगले 2 वर्षों के दौरान हम और लगाने जा रहे हैं। तो सेवाओं में हमारा सुधार होना शुरू हो गया है और उसके अतिरिक्त जो कस्टमर ग्रीवेंसेस हैं उस और एक विशेष ध्यान, जो शायद मैं कहूँगा कि अब तक BSNL में उस दिशा में उस मानसिकता के साथ ध्यान नहीं दिया जाता था कि कस्टमर इतनी कंप्लेंट आती थी कि उसके निवारण के लिए कोई व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी। अभी हाल ही में पिछले वर्ष में माननीय मंत्री महोदय ने त्वरित सेवा की शुभारंभ किया, जिसको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए एक त्वरित सेवा उन्होंने लागू करी, जिसमें सोशल मीडिया पे कोई भी कंप्लेंट कर सकता है और उसका तुरंत निदान होना आवश्यक है, क्योंकि नाउ दैट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय मिनिस्टर हिमसेल्फ। उस सेवा से बहुत लाभ हुआ लोगों को और उसका लगभग जो सक्सेस रेट है 99% के ऊपर है कि जो भी कंप्लेंट होती है उसकी 99% कंप्लेंट तुरंत ही हल हो जाती है। और उसके अतिरिक्त जो कस्टमर कंप्लेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रगति में लेके आ गए, जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड के जो कस्टमर रिलेटेड कंप्लेंट थी उसकी समीक्षा की जाने लगी। तो अब सारा ध्यान, सारा जो अटेंशन है वो कस्टमर सर्विसेज की ओर अब जा चुका है, तो उससे सुधार होना शुरू हो गया। और मेरा ऐसा मानना है कि अब भारत संचार निगम लिमिटेड का नया नाम, जो कि हमारे माननीय मंत्री महोदय भी बोलते हैं, वो होगा बेहतर सेवा की नई लगन। एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट मिल रहा है सारे कैंपेन में? जी बिल्कुल। माने इसका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि एम्प्लॉयज़ ने भी ये सोचा कि अब आगे सर्विस दे के ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, सर्विस विथ ए स्माइल। और वो सर्विस विथ ए स्माइल हमारे एम्प्लॉय एसोसिएशन यूनियन के बीच से निकला हुआ एक शब्द आया, सर्विस विथ ए स्माइल, जिसको शॉर्ट में कहा गया श्वास, जो कि एक डेड ऑर्गेनाइजेशन को और लाइव ऑर्गेनाइजेशन में अंतर करता है, वो करता है श्वास। अब सभी वो एक स्वर से सिर्फ सर्विस की ही बात कर रहे हैं। एनी VRS प्लान फॉर एम्प्लॉयज़? अभी तो फिलहाल नहीं है,
पर पीछे जब हम लोग एक रिवाइवल प्लान लेके गए थे तो एक वीआरएस का प्लान हम लोग लेके सरकार के पास गए थे कि लगभग 60,000 कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाए और उसके लिए कुछ धनराशि की भी आवश्यकता थी और धनराशि करीब 18-19 हज़ार करोड़ थी, पर वो किसी कारणवश वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। फिर एक दूसरा विचार ये आया कि धीरे धीरे वैसे ही स्वतः ही एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं, तो जो हम आंकड़ा सोच रहे हैं कि आज उनको रिटायर कर दिया जाए, लगभग 5-6 वर्ष के अंतराल में वो वैसे ही जो भारत संचार निगम लिमिटेड का एम्प्लॉय बेस है 2 लाख का, मैंने वन ऑफ द बिगेस्ट इन द टेलीकॉम सेक्टर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और उसका जो हमको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो लोड आता है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इन 2 लाख एम्प्लॉय का सैलरी का बोझ ना हो तो हम आज ही डिविडेंड पेइंग कंपनी बन सकते हैं। एक आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिजिटल कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे देश में उनकी चर्चा है, देशों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? आई मीन द बेस्ट, आई थिंक, आई मीन विदाउट एनी डाउट इट कैन बी सेड द बेस्ट। सो क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये